लाखों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। औकाफ की जगह भी इसमें मिलाकर नीलामी का तारीख 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, अक्सर आपने नीलामी की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ईदगाह की नीलामी की खबर सुनी है? और वो भी वक्फ ईदगाह की नीलामी। सुनकर आपको ताजुब हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अक्सर औकाफ की जायदादों की लूट खसोट, कब्जों की खबरें आती थीं। अब औकाफ की नीलामी बड़ी हैरान करने वाली बात है। ये वक्फ घोटाला है कर्नाटक के शहर मैसूर का। एक कदीम ईदगाह अब नीलाम हो रही है। कर्ज अदा न करने पर कैनरा बैंक ने 30 नवंबर 2020 को नीलामी की तारीख तय की है। ईदगाह की मिल्कियत समेत चंद दीगर इमलाक को गिरवी रखते हुए 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया गया है। ईदगाह की निगरानी करने वाले ट्रस्ट रिफाहुल मुस्लिमीन ने साल 2009 में, याद रखिए, साल 2009 में कैनरा बैंक से लोन हासिल किया। अब इस कर्ज की रकम बढ़कर तकरीबन 32 करोड़ रुपए हो चुकी है। हाँ, 8 करोड़ 95 लाख से 32 करोड़ रुपए हो चुकी है। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने इल्जाम आयद किया है कि इस पूरे मामले में वक्फ ज़मीन के साथ खिलवाड़ किया गया है। रिफाहुल मुस्लिमीन के ट्रस्टी इसके लिए रास्त तौर पर जिम्मेदार हैं। और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अफसरों के साथ उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया और कहा कि इस नीलामी को रोकने की तमाम तरह कोशिशें जारी हैं। तो आइए तनवीर सेठ ने मीडिया से क्या कुछ कहा इस वक्फ घोटाले के मामले से सुनते हैं। 95 करोड़ रुपए का लोन लेने की कोशिश की है, जिसमें अब तक इन्होंने 8 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन लिया है। इसकी अदायगी जिस दिन से इन्होंने लोन लिया है, अदायगी आज तक नहीं किया है। इस वजह से मैसूर का कदीम ईदगाह, जहां लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। 8 करोड़ 95 लाख का आज 32 करोड़ रुपए का इन्होंने दावा रखा है और औकाफ की जगह भी इसमें मिलाकर नीलामी का तारीख 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। 30 नवंबर ऑनलाइन में हो रहा है, इसलिए हमने उनको है ना इन पर्सन नोटिस भी दी है, ईमेल के जरिए नोटिस दी है। तो आइए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें तनवीर सेठ खुद जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आरिफ मकरी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वक्फ एडवाइजरी कमेटी मैसूर के, वो जुड़ चुके हैं। और साथ ही सूफी सैयद मुख्तार अहमद शाह ये भी जुड़ेंगे और ताज मोहम्मद खान ये भी जुड़ेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा हैं रिफाहुल मुस्लिमीन मैसूर के। फिलहाल आरिफ मकरी जुड़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वक्फ एडवाइजरी कमेटी के। आरिफ साहब, आपका खैर मकदम है। रिफाहुल मुस्लिमीन में जो ईदगाह का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? आप वक्फ जो है एडवाइजरी कमेटी में जो है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह के मामले सामने आते हैं, 2009 का वाकया है और 2020 चल रहा है, और जो गिरवी रखी गई है उसकी रकम भी बैंक को अदा नहीं की गई। हालांकि हर साल ऑडिट होता है, वक्फ सेंट्रल काउंसिल को भी भेजा जाता है, वक्फ स्टेट गवर्नमेंट में भी सारी ऑडिट होती है, क्या कुछ मुतवली कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इतने साल तक ये मामला कैसे छुपा रहा? आरिफ साहब। जी सर, मैं ये बताना चाहता हूं जी कि जो रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट है जी, वो हमारे औकाफी इदारे में ये एक किराएदार की हैसियत से है जी। इट्स ए प्राइवेट ट्रस्ट which is a tenant of ईदगाह मैदान ऑफ मैसूर सिटी जी। और वहां से जो 2008, 2009 और 2010 के दौरान जो लोन लिया गया जी कैनरा बैंक की तरफ से, तो उसके एवज जी इन्होंने ये ट्रस्ट ने
सेक्रेटरी साहब ने ईदगाह मैदान की डॉक्यूमेंट्स ईएमटी के तौर पर कैनरा बैंक से डिपॉजिट किए। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ टाइटल जी। तो वहां का जो 99 ईयर का लीज अग्रीमेंट था जी। तो उसे दिए जी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2015 में, जून 2015 में जी। जब पोजीशन सर्टिफिकेट कैनरा बैंक ने लेने का पोजीशन, सिंबॉलिक पोजीशन जो कहते हैं जी जी। जो लेने का वो जो पेपर नोटिफिकेशन डाला जी। उस वक्त पे ये मालूम पड़ा कि ये जगह भी इसमें बाकायदा ईएमटी के तौर पर दी गई है जी। तो मैंने 2014 दिसंबर से ये वक्फ एडवाइजरी कमेटी की जिम्मेदारी संभाली। उसके फौरी बाद हमने रिपोर्ट किया बेंगलुरु को जी। तो बेंगलुरु जो स्टेट बोर्ड ऑफिस रहे जी। वहां से बाकायदा उस पर कार्रवाई हुई। इदारे को, रिफॉल मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट को नोटिस दी गई कि किस बुनियाद पर तुमने ये ईएमटी किया है जी। तो उस वक्त के तो सेक्रेटरी साहब ने ये बताया कि हमने सिर्फ बिल्डिंग दी है लेकिन हम जमीन नहीं दिए हैं। ठीक। ये बड़ी नागवारा चीज है। तो हाउ कैन ए बिल्डिंग बी हैंगिंग इन द एयर? बिल्कुल। नो लैंड। मैं आपसे इस पर एक टेक्निकल सवाल भी पूछूंगा। 2013 अमेंडमेंट के बाद जो तब्दीलियां आई हैं उसके बाद भी ये मामला छुपा रहा, बड़ी ताज्जुब की बात है। हमारे साथ सूफी सैयद मुख्तार अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन झिंगरी सूफीज़म फाउंडेशन के हैं। सूफी साहब, जिस तरह से औकाफ की जायदादें तबाह हो रही हैं और अब तो नीलामी तक पहुंच गई हैं, क्या कहेंगे इस मैसूर की ईदगाह के मामले में कि औकाफ में बड़े बड़े दावे करते हैं लोग, उसको बचाने की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग काबिज वही हैं जो इसको बचाने की कोशिश के नाम पर उसको लूट खसोट करते हैं। सूफी साहब, को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। सूफी साहब, जिन इदारों को, जिन ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है वो कानूनी तौर पर खुदबुर्द करते हैं इस तरह के मामले में जी। क्या ईदगाह को भी नीलाम करने तक आप जैसे लोग भी खामोश रहे, आवाज नहीं उठी? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। तो लिहाजा ये सारे जो वसाइल और ज़राए जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो कौम के हाथ में दी जाती है, वो कौम की जिम्मेदारी होती है कि वो कौम के जो है जायदाद की और मिल्कियत की और ऐसे मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जाए जी। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कुछ कौम के लोगों को जब ऐसे वसाइल और खिदमात के ज़राए अता करता है तो कौम की जिम्मेदारी होती है, वो कौम के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करें, ना कि उसको गिरवी रखे जी। अब जो इसको गिरवी, ईदगाह जैसी जगह को गिरवी रखना, यह बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इस तरीके की हरकतें, नाज़ेबा हरकतें मुनासिब नहीं है और ये हमारे कौम के सर को शर्म से झुकाने के बराबर है। ठीक। तो हमारे साथ नुमाइंदा रऊफ हल्लूर भी। रऊफ हल्लूर, तनवीर सेठ ने कहा कि इसको बचाने की कोशिश की जाएगी, जबकि 30 नवंबर तारीख तय है। क्या कुछ कोशिशें वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रही हैं इस जायदाद को बचाया जाए, ईदगाह को बचाया जाए? देखिए जिलानी, इस वक्त भी जो है कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें तनवीर सेठ साहब मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने इससे पहले भी बयान दिया कि काफ़ी तेज़ी के साथ इस ऑक्शन को रोकने के लिए, सबसे पहले ऑक्शन को रोकने के लिए जो ईदगाह के लिए जो नोटिस जारी हुई है रिफाल मुस्लिमीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दस्तावेजात, ये बैंक का जो ऑक्शन का जो डेट का ऐलान हुआ है और इसमें जो है बाकायदा ये बात कही गई है कि 27 तारीख को ये सेल नोटिस जारी हुआ है केनरा बैंक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं केनरा बैंक में और इसमें तमाम जो ट्रस्टीज हैं उनके नाम शामिल हैं और प्रॉपर्टीज के डिटेल्स मौजूद हैं और ये ऑनलाइन बिडिंग होगी, ऑनलाइन इसमें जो है ऑप्शन होगा। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि
ये दस्तावेजात जो हासिल हुए हैं, ऑक्शन की नोटिस यहाँ पर जो इशू हुई है ट्रस्ट को, मैसूर की जो ट्रस्ट है जिसके तहत जो ईदगाह मौजूद है, जी। ये काफ़ी अहम बात है कि अब जैसा कि ट्रस्ट ये बात कह रही है कि उन्होंने ईदगाह की ज़मीन पर, ईदगाह की मिल्कियत पर कर्ज नहीं लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कैसे इस इमलाक में, यानी कि जिसे अब नीलामी किया जा रहा है उसमें ईदगाह की जमीन कैसे शामिल? गारंटी के तौर पर, गारंटी के तौर पर शायद इसको रखा हो, इसी वजह से बैंक इसको नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए जिलानी, जैसा कि जो तफसीलात हमें मिले हैं अब तक, और ये बात कही जा रही है कि वक्फ की ज़मीन नहीं ग्रहण रखी जा सकती है, नहीं मॉर्टगेज की जा सकती है, नहीं इस तरह से इसके ज़रिए जो है लोन हासिल किया जा सकता है, कर्ज हासिल किया जा सकता है जी। अलबत्ता अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस अंदाज में और किस तरीके से मैसूर की रिफाइल मुस्लिमीन इदारे ने इस कोशिश को अंजाम दिया है, ये देखने की बात होगी। और अब आने वाले, ठीक है आरिफ मुकरी जी, इससे एक टेक्निकल सवाल है। आरिफ साहब, सेक्शन 104A ये एक्ट में क्लियर किया गया 2013 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें ना तो जायदाद को जो है सेल किया जा सकता है, ना मॉर्टगेज किया जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बैंक वाले किस तरह से इसको श्योरिटी के तौर पर क्या रख सकते हैं वक्फ की जायदाद को? क्या बैंक के पास भी तो गाइडलाइंस होगी ना कुछ, तो क्या कुछ इसमें तकनीकी जो है झोल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कामयाब रहा रिफाइल मुस्लिमीन इसको जो है गिरवी रखने में? आरिफ साहब। हेलो आरिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, सुना है। आरिफ साहब, ये है कि सेक्शन 104A में अगर आप कहें कि ना तो सेल किया जा सकता है, ना मॉर्टगेज, ना ट्रांसफर, तो बैंक की भी कुछ गाइडलाइंस होगी कि आप किस तरह की जायदाद को अपने पास श्योरिटी या गारंटी के तौर पर रख रहे हैं। सर, मैं एक बात इस पे ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। 2015 जैसा वो नोटिस इश्यू हुई कैनरा बैंक की जो पोजीशन सर्टिफिकेट जो उन्होंने इश्यू किया थ्रू नोटिफिकेशन, पेपर नोटिफिकेशन, उसके फौरी बाद हमारी बोर्ड ने, कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने इसके ताल्लुक से कैनरा बैंक से राबिता कायम किया और ये ईदगाह मैदान को उस EMT से विड्रॉ करवा दिया। 2017 में बाकायदा हमने वो प्रॉपर्टी को रिलीज करवा दिया। उसकी वजाहत करना चाहता हूं मैं आपके साथ। ईदगाह की प्रॉपर्टी तो 2015 में जैसा वो जी ईदगाह मैदान इज नो स्टैंड्स टू बी विड्रॉन, तो कैनरा बैंक ने माजिरत चाही और उसने कहा कि वी अपोलोजाइज, वी हैव टेकन अ रॉन्ग कोलैटरल, हम दूसरा कोलैटरल फिर वो ट्रस्ट से लेंगे, तो हमने ईदगाह मैदान छुड़वा दिया। ठीक। अब रही बात अंडेशावली मकान की एक प्रॉपर्टी है जिसके एवज उदयगिरी में जो प्रॉपर्टी है, जो उदयगिरी की प्रॉपर्टी है फिलहाल उन्होंने कोलैटरल दिया है, वो ट्रस्ट ने दिया है, उसमें 40 पर 7,917 स्क्वायर फीट की लागत की एरिया हमारे कंट्रोल में आई है। ये 2018 में बाकायदा वक्फ के दायरे में वो रजिस्टर हो चुकी है। तो हमने फौरी तौर पर कल का दिन स्टेट बोर्ड ने कैनरा बैंक को लिखा है कि आप 47,916 स्क्वायर फीट इसमें से रिलीज कर दीजिए, इस पर आपका क्लेम विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि हमने बाकायदा उस पर कार्रवाई की है। कैनरा बैंक इज नाउ इन अ फिक्स, नाउ ट्रस्ट हैज टू आंसर दिस कि वो जानबूझकर उदयगिरी की प्रॉपर्टी इतनी बहुत अंडेशावली मकान के नाम से जो दर्ज है स्टेट बोर्ड के दाखिलात में, किताबुल औकाफ में जो एंट्री है, वो एंट्री को देखते हुए जानबूझकर ट्रस्ट के जिम्मेदारान, खुसूसियत से ताज महमूद खान साहब जो सेक्रेटरी हैं, हालिया सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सरासर गलती की है और वो कौम मिल्लत और तमाम के सामने इसकी आरिफ साहब, ये बताइए, आपने रिलीज करवा लिया ईदगाह प्रॉपर्टी की नीलामी की बात आ रही है, जैसा हमारे नुमाइंदे पेपर्स बता रहे हैं,
अगर आप लोगों ने रिलीज करा ली है हमने रिलीज करवा तो वो नीलामी की डेट दी गई है, उसका क्या है फिर मतलब? जी नहीं, ये जो 30 तारीख की जो डेट है जी, इनके 32 करोड़ की लायबिलिटी की तरफ है। उसमें ईदगाह मैदान इज नाउ स्टैंड्स रिलीज्ड, इट इज नो मोर ए कोलैटरल, इट इज नो मोर ए कोलैटरल। पहली मर्तबा इनिशियली उन्होंने उसे गिरवी रखा था, मॉर्गेज के तौर पर रखा था। जैसा सेठ साहब ने बताया, लाखों हजारों वहां पर ईदगाह मैदान में सिजदा करे हैं, लेकिन ताज महमूद खान साहब को उसका अंदाजा होना चाहिए था कि ये गिरवी करने से पहले कैनरा बैंक से बताना चाहिए था कि ईदगाह मैदान में कोई हालत में मॉर्गेज नहीं कर सकता, ईएमटी नहीं कर सकता वो, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद 2017 में उसकी क्लैरिफिकेशंस हुए, स्टेट बोर्ड ने प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट किया, कैनरा बैंक के ऑफिशियल्स पर यह कहा कि तुमने जानबूझकर ये प्रॉपर्टी उनसे ली है, दिस इज अ वेरी वीक कोलैटरल दैट हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंगली वो उन्होंने कैनरा बैंक ने हमें खत के जरिए मालूम कराया कि हम ये प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, हाथ छोड़ेंगे। अब रही बात उदयगिरी मैदान की, उदयगिरी की जमीन जो करीब 80,000 स्क्वायर फीट की है, उसमें हमारा हिस्सा वक्फ का 40 पर 7,916 स्क्वायर फीट बनता है। वो अंडेशाह वाली मकान के नाम से बनता है। तो अंडेशाह वाली मकान भी एक वक्फ है, एक वक्फ रजिस्टर्ड वक्फ है, 1965 का रजिस्टर्ड वक्फ है। और उसके एवज फारूखिया ने मानकर ये 40 पर 7,916 स्क्वायर फीट नोटिस इश्यू होने के बाद इन्होंने इस पर हमें रिलीज की है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अब जो 80,000 स्क्वायर फीट में से 40 पर 7,916 स्क्वायर फीट की जमीन जो हमारे वक्फ के दायरे में है, वो बैंक के गिरवी में है। तो वो हमारी मांग अब कैनरा बैंक से ये है कि वो भी हम उसे भी रिलीज करना चाहिए फौरी तौर पर। इस ताल्लुक से हमने इमीडिएटली वी हैव रिटन अ लेटर स्टेटिंग दैट कि तुम ये डेफर करो ऑक्शन या नहीं, अगर तुम एक्शन इनिशिएट करना है ट्रस्ट के ऊपर कीजिए, लेकिन वक्फ की जमीन को रिलीज करके करना चाहिए। ठीक है रऊफ, जिस तरह से 2013 वक्फ अमेंडमेंट के बाद काफी तब्दीलियां आई हैं, मुतवल्ली को सजा तक जो है उसमें तजवीज़ कर दी गई कि क्या 7-8 शराइत ऐसी रखी गई हैं कि अगर मुतवल्ली औकाफ के मामले में सजा याफ्ता रहा हो या कोई और क्रिमिनल केसेस हो तो उसको हटाया जा सकता है। 2009 का मामला है, 2020 आ गया, 2015 में वक्फ बोर्ड ने कोशिश की, जिस तरह के आरिफ साहब ने भी कहा है। इतने साल तक वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अंधेरे में था, मुतवल्ली की कार्रवाई या कारकर्दगी से कहीं ना कहीं वो भी नावाकिफ रहा। क्या इस तरह के मामलात वक्फ बोर्ड क्यों नहीं देख पा रहा है? हर साल ऑडिट होना चाहिए कि कौन सी जायदादें उनके पास हैं, उस पर क्या सरकारी काम हो रहे हैं, क्या लोग उसको बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड की कहीं ना कहीं कमजोरी है इसमें पूरी, कि मामला अंधेरे में रहा? रऊफ जी देखिए, बोर्ड की जानिब से पूरी कोताही यहाँ पर दिखाई दे रही है, लापरवाही बरती है वक्फ बोर्ड ने, जबकि ये इतना बड़ा इशू है और ज़्यादा किसी देहात का नहीं, किसी दूर दराज इलाके का नहीं, बल्कि तारीखी शहर मैसूर का एक इशू है। जब इस तरह का मामला पेश आया है, जब इतने बड़े पैमाने पर कर्ज, यानी कि उस वक्त जो है 8 करोड़ 95 लाख रुपये कर्ज हासिल किया गया है, और जब ये कर्ज हासिल किया गया, क्या इसकी जांच वक्फ बोर्ड से इन्होंने मंजूरी ली थी, या फिर अगर ये ईदगाह में, जैसा कि कहा गया है, तनवीर सेठ साहब का बयान हमारे पास मौजूद है, न्यूज़ 18 उर्दू के पास तनवीर सेठ साहब का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह इल्ज़ाम किया है कि जो नीलामी हो रही है जायदादें, उसमें ईदगाह की मिल्कियत भी शामिल है। ये बात तनवीर सेठ साहब ने कही है अपने बयान में, कल ही उन्होंने ये बयान जारी किया है, और ये दस्तावेज़ात भी तमाम जारी करते हुए उन्होंने बात कही है कि किस तरह जो है वक्फ की ज़मीन से खिलवाड़ किया गया है, किस तरह मुसलमानों के इदारे, किस तरह जो है एक बड़े इदारे ने लूट खसूट का काम अंजाम देने की कोशिश की है। एक बड़ा इल्ज़ाम कोई किसी और ने नहीं, बल्कि वहीं के रुकन असम्बली तनवीर सेठ जो है आयत कर रहे हैं, और एक जो जैसा कि कदीम ईदगाह है मैसूर का। लेकिन रऊफ आरिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि वो रिलीज हो गई, हमने 2015 के बाद उस पर कार्रवाई की है। आरिफ साहब 2017 में हमने रिलीज करवा ली, अब हमारा
फिर तनवीर सेठ ये क्यों कह रहे हैं कि ईदगाह की भी नीलामी हो रही है? वो कागजात बता रहे हैं कैनरा बैंक से। नहीं, ये एक वक्त पे सेठ साहब ने ये बताया कि एक वक्त पर 2009-10 में जब उन्होंने लोन लिया, उस वक्त ईदगाह मैदान को गिरवी किया था। ठीक। अब उसके बाद 2016 और 17 में उसे बाकायदा स्टेट बोर्ड में रिलीज करवा ली। ये बाकायदा। तो फिर तनवीर सेठ साहब ने कैनरा बैंक के डॉक्यूमेंट क्यों बता रहे हैं? ईदगाह की नीलामी की बात क्यों कर रहे हैं फिर? कैनरा बैंक के आपके और तनवीर सेठ के बयान में नहीं, एक वक्त पर ये थी, पहले डॉक्यूमेंट्स में थे। जी सर, आपसे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं जी कि पहली नोटिस जो इश्यू हुई 2011 में जी, उसमें ईदगाह मैदान था जी, 2015 में भी था, 2016 और 17 में कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ ने बाकायदा उसे अपनी कंट्रोल में वापस ले लिया। कैनरा बैंक ने बाकायदा उसे रिलीज कर दिया। अब रही बात, अब जो इश्यू है जो सेठ साहब ने बताया है, अंडेशा वाली मकान की जो 1 एकड़ 4 गुंठे जगह है जो उदयगिरी में वाक़ई है, ये तो तफसील आपने बताई है आरिफ साहब, ये तफसील आपने बताई है। ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, क्लियर कीजिए कि ईदगाह नीलाम नहीं होगी। ईदगाह नीलाम नहीं होगी, इससे हटकर नीलाम नहीं होगी। कैनरा बैंक ने अपनी गिरफ्त उस पे विड्रॉ कर दी है। आई एम वेरी क्लियर। ईएमटी जो हुआ था, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ टाइटल, जो हमारे रऊफ आरिफ साहब जो एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि ईदगाह नीलाम नहीं होगी, छुड़ा लिया है उसको, 2017 में उसे क्लियर कर लिया गया है। काफी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर। उसे क्लियर कर लिया गया है। अब हमारा नया मसला है। देखिए, तनवीर सेठ साहब ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि नोटिस ईदगाह की मिल्कियत पर क्यों आई, क्यों चिस्पा किया गया। बैंक ने जो है ईदगाह की मिल्कियत पर सवाल ये है आरिफ साहब, सवाल ये है, ईदगाह पर नोटिस क्यों आया है? बाद हंगामा मचा, ईदगाह की दीवार पर नोटिस क्यों चिपकाया गया है फिर बैंक की तरफ से? सर, ईदगाह पर नोटिस इस कोविड सर वहां पर इसलिए किया गया है कि वहां के किराएदार हैं वो, जहां पर हो रहा था वहां के किराएदार हैं वो। जब जाती मकान वाले को जब लोन नहीं मिलता तो ये किराएदारों को लोन कैसे मिल गया? किस बुनियाद पे लोन दिया गया इनको? जी, किराएदार हैं वो, उस जमीन के किराएदार। ईदगाह किराएदार को लोन कैसे मिला? साहब का सवाल ये है कि जाती मकान वालों को लोन नहीं मिलता, किराएदार को लोन कैसे सैंक्शन होता है, वो भी औकाफ के किराएदार को? और लेने की वजह क्या थी? अच्छा, जो पैसा लिया गया था उसका इस्तेमाल क्या हुआ है? उन्होंने अपने किस ज़िम्मन में इस्तेमाल किया गया? सर, वो रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट ही जवाब देगा, उसका जवाब वो ही देंगे। नहीं, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं वक्फ बोर्ड के। आपकी जायदाद की नीलामी आ रही है, आपकी जायदाद को गिरवी रखा गया है, तो और आप उनसे जवाब मांग रहे हैं। आप उनसे जवाब देते हैं कि आपने हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को रखा कैसे गिरवी? और जो रिफाउल मुस्लिमीन के जिम्मेदार लोग हैं, तो रिफाउल मुस्लिमीन से आपने जवाब तलब नहीं किया इतने साल में? 27,000 हमने किया है सर, सारे नोटिस इश्यू किए थे। तो जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? 47,916 स्क्वायर फीट। उन्होंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया है। ही वॉज नॉट बॉदर टू आंसर प्रॉपरली, और उनका बड़ा इंडिफरेंट आंसर रहा। नहीं, आरिफ साहब, आप एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी वक्फ एडवाइजरी कमेटी के। आपको सारे कानून मालूम होने चाहिए। वक्फ बोर्ड की लापरवाही है इसमें। देखिए, सेक्शन 61, सेक्शन 64, सेक्शन 56, ये ऐसे सख्त कवायद बनाए गए थे 2013 के बाद, मुतवल्लियों को सजा दी जा सकती थी इसमें। एक देखिए 7-8 ऐसी चीजें रखी गई थी। मुतवल्ली लापरवाह है, जायदाद का खुरबुर कर रहा है, सजा याफ्ता है, शराब पीने वाले मुतवल्ली को तक बर्खास्त करने का सेक्शन है। फिर वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं किया? वक्फ बोर्ड को उन्होंने आंसर नहीं दिया, लापरवाही बरती, तो आपको हटाने का हक था उन्हें। सर, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, शायद इसमें जरा थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है। रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशनल ट्रस्ट इज ओनली ए टेनेंट ऑन ए वक्फ लैंड। दे आर नॉट ए मुतवल्लीज, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी। चलिए, आपने और अच्छा क्लियर किया। आपने और अच्छा क्लियर किया है कि वो टेनेंट है, मुतवल्ली नहीं है। आप सोचिए, मुतवल्ली के लिए इतनी सख्त कवायद हैं,
2013 के वो बाद जारी नहीं है। रहमान खान साहब ने 2015 जुलाई में एक प्रोग्राम किया था बेंगलुरु वक्फ डिक्लेरेशन के नाम से, आपको याद होगा 2015 में वक्फ डिक्लेरेशन एक प्रोग्राम हुआ था बेंगलुरु में। उसमें सारे खवायद बताए गए थे। एक मुतवल्ली के लिए इतनी सजाएं बताई गई थी, तो टेनेंट के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता वक्फ बोर्ड में? टेनेंट को बर्खास्त किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि देखिए वक्फ की जो एक बात बताता हूं आपको, वक्फ ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में आपने ये मामला नहीं लिया, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी ये मामला नहीं लिया 2020 तक लेकर हैं। आपको वो भी बयान करना चाहता हूं। जी बताइए सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। 2016 में हमने उनको टर्मिनेशन नोटिस दे दी जी। 99 ईयर की लीज जो उन्होंने बनाई थी, 79 में वो लीज हुई थी, हमने टर्मिनेशन नोटिस दे दी। टर्मिनेशन नोटिस देने के बाद रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट ने हाई कोर्ट को गया जी 2016 में जी। 2019 में उसकी हियरिंग कंप्लीट होकर उसने डिसीजन दी, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि तुम इधर हाई कोर्ट में डिसीजन नहीं ले सकते, तुम ट्राइब्यूनल को जाना चाहिए। अभी एक माह पहले 15 दिन पहले रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट हैज कम टू ट्राइब्यूनल। आरिफ साहब एक चीज है, देखिए सिविल कोर्ट में जाते हैं, सालों लगते हैं, बात समझ में आती है। जब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बना है उसमें मामला जल्दी हल हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड ने वहां ट्राई क्यों नहीं किया? और रिफाउल मुस्लिमीन को हाई कोर्ट तक जाने का आपने वक्त दे दिया है एक तरह से। नहीं क्या सेंट्रल वक्फ कमेटी को ये चीजें भेजी गई थी जो निगरानी करता है वक्फ बोर्ड की? हाई कोर्ट को गया, हाई कोर्ट किसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपने तौर पर खामोश रहे, ना तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को दिया, ना ट्रिब्यूनल में ये मामला लेकर गए। 2013 के बाद काफी सहूलतें दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट वक्फ बोर्ड को। अगर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल काउंसिल भी सपोर्ट करती है वक्फ बोर्ड को। वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर वेरी क्लियर कि हमने 99 ईयर लीज उनकी कैंसिल की है और हमें उन्हें बताया। अच्छा ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे सिर्फ 10 सेकंड में बता दीजिए एक बार फिर कि ईदगाह की नीलामी नहीं होगी कैनरा बैंक की जानिब से। वक्फ बोर्ड इस पर एक्शन लेगा मुतवल्ली टेनेंट पर। रिफाउल मुस्लिमीन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? 30 सेकंड सिर्फ। आरिफ साहब, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत से जराए थे। रऊफ, इस पूरे मामले पर आप नजर रखें क्योंकि मामला ईदगाह का है, लेकिन आरिफ साहब ने क्लियर कर दिया कि नीलामी ईदगाह की नहीं होगी, वो किराएदार है, टेनेंट है, इसीलिए वहां नोटिस आया है और वक्फ बोर्ड ने इसको छुड़ा लिया है 2017 में। और आगे की तस्वीर क्या होगी, ईदगाह के अलावा वक्फ जायदादें किस तरह से बर्बाद हो रही हैं, वक्फ बोर्ड इस पर इतना खामोश और कमजोर क्यों है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब। मैसूर का कदीम ईदगाह जहां लाखों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। औकाफ की जगह भी इसमें मिलाकर नीलामी का तारीख 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया।